हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और किन किन जगहों पर उसने ट्रेड किया और किन किन सिटीज से उसने अपना ट्रेड शुरू किया। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी रूल के बारे में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, जो कि 1773 से 1857 तक होता है। क्योंकि 1773 में क्या होता है कि पहले रेगुलेटिंग एक्ट आता है भारत का, और 1857 में आज़ादी की पहली क्रांति होती है, रिवॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंस। सब 1857 के बाद डायरेक्टली जो ब्रिटेन की क्वीन होती है, उसका शासन हमारे ऊपर होता है। अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन चल रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773। आखिर रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 में था क्या? तो गाइस, उस वक्त जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे ना, वो थे आपके लॉर्ड नॉर्थ। तो जो लॉर्ड नॉर्थ थे उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, और इनके रिकमेंडेशन में एक कमेटी बनती है, जिस कमेटी का नाम होता है सीक्रेट कमेटी। और यही सीक्रेट कमेटी बनाती है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कुछ नहीं था, बस ये था कि +20 साल का जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको 20 साल और इंडिया में ट्रेड करने की मोनोपोली मिल जाती है, कि अब वो आगे और 20 साल तक भारत में ट्रेड कर सकती है। और इसमें अगली चीज़ जो हुई थी वो ये थी कि जो गवर्नर अभी तक क्या था कि बंगाल का एक गवर्नर था, ठीक है। अब इस गवर्नर को गवर्नर से हटा के गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो जो बंगाल का गवर्नर था, अब इसकी पोस्ट गवर्नर से गवर्नर जनरल हो गई। अभी बताता हूँ क्यों हुई। और गवर्नर से गवर्नर जनरल हुई, और जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 1772 में जो वॉरेन हेस्टिंग होता है, उसको कहते हैं 1772 में रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुला के उसको गवर्नर बना के भेजा जाता है बंगाल का। अब वही अगला गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का। तो अगर क्वेश्चन आएगा हु वाज द लास्ट गवर्नर एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। अब क्या कहते हैं, इस गवर्नर की पोस्ट को गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया, ये मैं आपको बताता हूँ। तो कैसे अभी तक क्या हो रहा था कि हर प्रेसिडेंसी से बंगाल, मद्रास, बिहार या बॉम्बे, इन सब का अलग अलग क्या था गवर्नर होता था। अब यहाँ भी क्या होगा कि जो गवर्नर जनरल होगा, ये आपका मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, इन तीनों को अब जो कहते हैं कलकत्ता का गवर्नर जनरल होगा बंगाल का, वही देखेगा। तो इसीलिए इस पोस्ट को गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाएगी, क्योंकि अब जो और प्रेसिडेंसी थी इनका भी हेड जो सब देखेगा वो गवर्नर जनरल ही देखेगा। तो इसमें ये सब चीज़ था। उसमें जो अगली चीज़ आई थी वो आई थी सुप्रीम कोर्ट की डिमांड। क्या होता है कि इस 1773 एक्ट के हिसाब से ये आता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बनना चाहिए, जो कि कलकत्ता में बनेगा। तो 1774 में बनता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्टैब्लिश होता है, ये होता है आपका कलकत्ता में। और ये भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट था जो कि कलकत्ता में स्टैब्लिश होता है। और इसके टोटल 4 जज थे इस सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। एक चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस। तो चीफ जस्टिस का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप याद कर सकते हो। उसका नाम था लॉर्ड एलिजाबे इम्पे, जो थे वो पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के, ठीक है। लॉर्ड एलिजा इम्पे। जो लॉर्ड एलिजाबे इम्पे थे, ये पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के। और इनके साथ 3 और जज थे, इनका नाम था लॉर्ड हाइट, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लिमिस्टर। तो लॉर्ड एलिजाबे इम्पे एज द चीफ जस्टिस एंड लॉर्ड हाइट, लॉर्ड चैम्बर्स एंड लॉर्ड लिमिस्टर एज अदर 3 जजेस। और इसके तहत ये होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं ना, इनको बिना लाइसेंस के ट्रेड करने की अब अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि क्या होता था कि बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, ये अपने फ़ायदे के लिए व्यापार कर रहे थे। मतलब कहते जो कंपनी का सामान था इसको बेच के खुद इसका प्रॉफ़िट रख रहे थे। अब क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक लाइसेंस बना दिया, इस एक्ट के तहत एक लाइसेंस आ गया कि बिना लाइसेंस के कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता। अब कोई भी ट्रेड करेगा बिना लाइसेंस के तो पकड़ा जाएगा, ठीक है। और लाइसेंस के साथ कोई ट्रेड करेगा तो पता चल जाएगा कि इसने कितना ट्रेड किया है, कितना नहीं किया है। तो इसलिए एक लाइसेंस बनाया गया ताकि करप्शन थोड़ा कम हो सके। और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, इनको अब कोई भी कहते किसी से भी कहते गिफ्ट लेने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो बस इतना था रेगुलेटरी एक्ट में, जो कि आपको याद करने हैं। सो गाइस, रेगुलेटरी एक्ट के लगभग 7 साल बाद आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब ये एक्ट ऑफ जो सेटलमेंट था ना, ये कुछ नहीं था, बस ये रिफॉर्म था जो कि 1781 में आता है। ये बस एक रिफॉर्म था जो कि रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 में करा गया था। अभी तक क्या था, जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कौन था, पहला गवर्नर जनरल, वो था वॉरेन हेस्टिंग।
तो वॉरेन हेस्टिंग को क्या दिया जाता है, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके तहत इसको बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट बस एक रिफॉर्म था जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। इसके तहत क्या होता है कि 2 और प्रेसिडेंसी जोड़ दी जाती है, जहाँ का जो वॉरेन हेस्टिंग है, जो बंगाल का जो है गवर्नर जनरल होगा, ये उन 2 जगहों को भी देखेगा। वो 2 जगह होती है बिहार और उड़ीसा। ठीक है गाइस, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, तो ये 2 जगह भी जोड़ दी जाती है। 17 में 1871 में होता है और कुछ नहीं होता है, ये सब किया जाता है इसके तहत। और अगला क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल का काउंसिल है ना, इसके मेंबर है, ये लोग अभी तक क्या थे, फ्री थे। सुप्रीम कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट से फ्री थे कि सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। और क्या होता है कि 3 लोग होते हैं उस वक्त भारत में, एक होता है नंद कुमार, एक होती है घसीटी बेगम और एक तीसरे होते हैं चेत सिंह। ठीक है, ये तीनों जो वॉरेन हेस्टिंग होता है ना, इसके ऊपर कुशासन और करप्शन का आरोप लगाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इसके तहत जो वॉरेन हेस्टिंग होता है ना, जो मैंने आपको बताया था कि पहला सुप्रीम कोर्ट जो बना था उसके जो चीफ जस्टिस थे वो थे लॉर्ड एलिजाबेथ इम्फे। तो जो वॉरेन हेस्टिंग होता है, जो कि गवर्नर जनरल होता है, गवर्नर जनरल कहाँ का, बंगाल का। ठीक है, और जो एलिजाबेथ इम्फे थे, ये थे आपके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ये दोनों मिले हुए होते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि जो 3 लोग थे, नंद कुमार, घसीटी बेगम और चेत सिंह, ये आपका वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर कुशासन का आरोप लगाते हैं कि ये अच्छे से काम नहीं कर रहा और करप्शन कर रहा है करके। तो वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है ना, एलिजाबेथ इम्फे की मदद से जो नंद कुमार होता है, ठीक है, इसको क्या करता है, फांसी में लटका देता है। ओके गाइस, फांसी में इसको लटका देते हैं। और फिर क्या होता है कि इसी के लगभग 1884 में अगला एक्ट आता है जो होता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट होता है ये आता है 1784 में। उस वक्त के जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं विलियम पिट, इनकी अनुमति से आता है ये, विलियम पिट, जो कि इस वक्त ब्रिटेन के होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इस एक्ट में कुछ नहीं था, इस एक्ट में ये था कि अब इस एक्ट के तहत ऐसा होता है कि जो ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो दोनों को अलग कर दिया जाता है। मतलब ट्रेड अलग और शासन अलग, दोनों चीज़ को अलग कर दिया जाता है। और जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उन दोनों को भी अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो गया और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव भी अलग हो गया। मतलब कि अब जो गवर्नर जनरल होगा वो आपका गलत काम नहीं कर सकता। मतलब क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट अब तक क्या था, जो लॉर्ड एलिजाबेथ एमपी थी वॉरेन हेस्टिंग के साथ मिलके मतलब गलत गलत काम कर रहे थे, लोगों को ऐसी सजा दे रहे थे, ठीक है, जो उनके खिलाफ बोल रहा था। अब ये एक पूरा बोर्ड बना दिया था और इंग्लैंड में एक बोर्ड बनाया था, बोर्ड मेंबर बनाए थे, जिसमें 6 मेंबर थे जो कि गवर्नर जनरल के काम को देखेंगे, कैसे काम कर रहा है, कहीं करप्शन तो नहीं कर रहा है, कहीं कुछ नहीं कर रहा। और उस बोर्ड को डायरेक्ट अथॉरिटी थी कि वो गवर्नर जनरल के ऊपर डायरेक्ट राइट था कि कोई भी एक्शन ले सकते हैं। और एक कोर्ट भी बनता है इंग्लैंड में जो कि उन मेंबर के लिए बनता है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, उनके केसेस देखने के लिए बना था एक कोर्ट। तो बस यही चीज़ हुई थी। तो गैस होता क्या है कि 1785 में जो ये वॉरेन हेस्टिंग होता है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसके ऊपर इसको वापस बुला देते हैं। कौन बुलाते हैं? एडमंड बर्ग, जो कि उस वक्त के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये एडमंड बर्ग जो थे ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स भी थे, फिलोसफर भी थे और इस वक्त ये ब्रिटेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो ये वापस बुलाते हैं वॉरेन हेस्टिंग को और इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगता है। इम्पीचमेंट होता है आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस किसी भी बड़ी ऑफिसर को उसकी पोस्ट से निकालने का एक प्रोसेस होता है, जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं। जैसे अगर हमारे देश में से अगर राष्ट्रपति को निकालना है तो उसके लिए भी कहते हैं वोटिंग होती है पार्लियामेंट में, लोअर हाउस में, ठीक है, लोअर हाउस और अपर हाउस में एक प्रोसेस होता है कि जब तक इतने उसको वो नहीं करेंगे, मतलब इतने की सहमति नहीं होगी हटाने का, तब तक कोई हटेगा नहीं पोस्ट से। तो ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जो कि ब्रिटिश कोर्ट में इम्पीच हुए थे। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि अगला गवर्नर जनरल आता है 1785 में, इनको इम्पीचमेंट वापस बुला लिया और इनके ऊपर इम्पीचमेंट लग गया। तो 1786 में नेक्स्ट गवर्नर जनरल आता है इंडिया में, वो होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बहुत ज़्यादा काम किए थे, अभी इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। मैं आपको बता दूं लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ही शर्त में भारत आते हैं। जब ये भारत आते हैं ना, तो अभी तक क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेड को अलग कर दिया गया था और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को भी अलग कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में आते हैं ना, तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेड था, दोनों इनके हाथ में दे दी जाती है। मतलब ये सुप्रीम कमांडर बन गए ऑल इंडिया फोर्सेस के, सारे पावर्स इनके ऊपर आ गए थे और ये पूरी ताकत के साथ भारत आते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि लगभग 20 साल बाद अभी 1770 में रेगुलेटरी एक्ट आया था, तो इसके 20 साल की मोनोपोली दे दी गई थी ना, तो इसी के 20 साल बाद अगला चार्टर एक्ट आता है जो कि आता है 1793 में। तो मैं
एक चीज़ आपको बताऊँगा कि आखिर चार्टर एक्ट होता है क्या और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल एक्ट क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा चार्टर एक्ट और काउंसिल एक्ट, लेकिन आपको इसका मतलब नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में क्या कहते हैं चार्टर एक्ट और इसके अंदर क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता दूँ, एक सेकेंड। चार्टर एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट। तो गैस अभी तक आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट से कभी चार्टर एक्ट आते हैं और कभी इंडियन काउंसिल एक्ट आते हैं। और आपने एक चीज़ गौर किया होगा, जो चार्टर एक्ट आते हैं ना, ये 1857 तक आते हैं बस। हर 20 साल बाद आते हैं चार्टर एक्ट। ठीक है, 20 साल का एक टाइम पीरियड था जो मोनोपोली दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन जो 1857 के बाद जब ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल हुआ, उसके बाद आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आने लगा। तो चार्टर एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट में बस डिफरेंस ये है कि जो चार्टर एक्ट होते हैं ये आते हैं आपके प्राइवेट कंपनीज़ के लिए और ये आते हैं आपके पब्लिक कंपनीज़ के लिए। मतलब जैसे अभी इंडिया है, यहाँ पे अगर कोई प्राइवेट कंपनी होगी तो उसके लिए क्या आएँगे, चार्टर एक्ट आएँगे। और वहीं पे कोई सरकारी कंपनी होगी तो उसके लिए इंडियन काउंसिल एक्ट आएँगे। और चार्टर एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट में बस यही डिफरेंस है। ओके गाइस, तो हम बात करेंगे अगले चार्टर एक्ट के बारे में जो कि 1793 में आता है। सो गाइस, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या था ये हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो सिर्फ ये हुई थी कि 20 साल के लिए और ट्रेड मोनोपोली दे दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब वो 20 साल और ट्रेड कर सकते हैं भारत में, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हुई थी वो ये हुई थी कि रिटर्न लॉस, लिखे हुए लॉस बनने शुरू हो गई। और सिर्फ जुडिशरी थी जिसको लॉस को डिस्क्राइब करने का वो था, कानूनी नियम था, ठीक है, मतलब पावर थी। और जुडिशरी के पास पावर थी कि वो कोई भी लॉस को है डिस्क्राइब कर सकती है। और इसके तहत 1793 में रेवेन्यू पुलिस और रेवेन्यू बोर्ड स्टैब्लिश की गया, ठीक है। और जो कोर्ट ऑफ मेंबर्स थे ना, जो डायरेक्टर थे, उनकी सैलरी अभी तक क्या है ब्रिटिश रेवेन्यू से दी जा रही थी। लेकिन अब से क्या होता है कि जो इनकी सैलरी होगी वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। अब आप सोचते होंगे कोर्ट ऑफ मेंबर में कितने तो मेंबर होंगे, बस 6 मेंबर थे, इनकी सैलरी देने में क्या दिक्कत है। तो कैसे ऐसा नहीं था। देखो क्या होता है, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, ये रहते हैं आपके राष्ट्रपति भवन में। तो राष्ट्रपति भवन में वो सिर्फ अकेले नहीं रहते हैं, उनके साथ पूरी उनकी स्टाफ रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जिन। और राष्ट्रपति भवन में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, करोड़ों में खर्चा आता है। तो इसी तहत इन्हीं बोर्ड ऑफ मेंबर थे, इनके भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, ठीक है। तो अभी तक इनकी रेवेन्यू जो इनका पैसा था ये सब आपका ब्रिटिश रेवेन्यू से दी जा रहा था। लेकिन अब से क्या होगा, ये सारा पैसा इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगा, तो ये सब होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस चीज़ होती है वो ये होती है कि 21 अप्रैल 1793, 21 अप्रैल 1793 जो आईसीएस होता है, इंडियन सिविल सर्विसेज, सिविल बीआईसीएस, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, 21 अप्रैल 1793 में। किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि गवर्नर जनरल होते हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। कैसे, एक चीज़ आप याद रखना कि इस समय इंडियन सिविल सर्विसेज जो अभी आपका आईएएस आईपीएस होता है, इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, पेपर शुरू नहीं हुए थे अभी, खाली खाली इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अब हम बात करेंगे यही सारी चीज़ें थी चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में। अब इसके लगभग 20 साल बाद, 20 साल की मोनोपोली दी थी ना, लगभग 20 साल बाद अगला चार्टर एक्ट आएगा। तब हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में, ठीक है। सो गाइस, लगभग 20 साल बाद अगला एक्ट आता है जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है। तो इस एक्ट के तहत क्या होता है ना, 1833 तक क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे अभी तक बस किसी किसी रियासतों में थे, मतलब किसी किसी जगह पे थे। जैसे कोई कहते हैं बंगाल में थे, वो मद्रास में थे, बॉम्बे में थे, बिहार में थे, यहाँ थे। लेकिन 1833 आते आते वो पूरे सेंट्रलाइज हो गई, ऑल ओवर इंडिया फैल गई, पूरा इंडिया में उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो पावर सेंट्रलाइज बन गई। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अभी तक क्या हो रहा था, बंगाल का गवर्नर जनरल था जो कि बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा इन सबको देख रहा था। लेकिन अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहा। अब उसकी पोस्ट हटा के उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब पूरे इंडिया में फैल गए थे, तो पूरे इंडिया में उनका राज था अब 1833 तक। तो क्या हो गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, इसको अब इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा। तो उस वक्त के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, और पहले जो इंडिया के गवर्नर जनरल बने, वो थे विलियम बेंटिंक। क्या थे उनका नाम, विलियम बेंटिंक, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
ये वही विलियम बेंटिंक थे जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय के साथ सती सिस्टम को ख़त्म करने में बहुत बड़ा साथ दिया था राजा राम मोहन रॉय का। और इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि आपका विलियम बेंटिंक के टाइम पीरियड में जो इंग्लिश थी ना, इसको हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाती है। इंग्लिश वॉज मेड आर ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ विलियम बेंटिंक। और इसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो अंग्रेज लोग थे, गोरे लोग, इन लोगों को क्या कहते हैं, इंडिया में ज़मीन खरीदने का भी वो मिल गया, अधिकार मिल गया। अब कोई भी ब्रिटिशर इंग्लैंड से आके भारत में ज़मीन खरीद सकता है। और अब जो कंपनी थी ये पॉलिटिकल, अब ट्रेडर कम हो गई, ट्रेडर तो ख़त्म ही हो गई थी ट्रेड करने जो आई थी। अब ये ज़्यादा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी, क्योंकि पूरा ऑल ओवर इंडिया इन्होंने कब्जा कर लिया था। और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल बॉडी बन गई थी इंडिया में। तो इसके लगभग ये था गाइस चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसके लगभग 20 साल बाद अगला चार्टर एक्ट आता है, जो आता है 1853 में, जो कि लास्ट चार्टर एक्ट होता है। तो उसके बाद क्या होता है, 1857 का रिवोल्ट हो जाता है। तो हम बात करेंगे लास्ट चार्टर एक्ट के बारे में, जो कि 1853 में आता है। सो गाइस, एक और चीज़ जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से पहले 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था 1813 में क्या होता है कि जो ट्रेड मोनोपोली होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो ख़त्म कर दी जाती है, बस चाय और ट्रेड विद चाइना को छोड़ के। लेकिन 18 जो अगला चार्टर एक्ट आता है 1833 में, उसके तहत अब कोई भी इंडिया में ट्रेड कर सकता है, चाहे वो चाय और चाइना के साथ भी ट्रेड कर सकता है, कोई भी। ठीक है, जो ख़त्म कर दी जाती है ब्रिटिश मोनोपोली इस चीज़ में, कि अब सिर्फ ब्रिटिशर ही ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकती है, अब कोई भी आके ट्रेड कर सकता है, ये हो जाता है। तो इसके बाद जो अगला चार्टर एक्ट आता है 1853 का, इस चार्टर एक्ट में ये होता है कि एक कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाता है 12 मेंबर का, ठीक है, जो कि इंडिया के लिए लॉज बनाएंगे। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, जो लॉज थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन के आ रहे थे। तो अब इंडिया में 12 मेंबर की नियुक्ति की गई, जो कि इंडिया से लॉज बनाएंगे। और वो जो लॉ बनाएंगे ना, ये आपके गवर्नर जनरल, जो उस वक्त का गवर्नर जनरल होगा, उसकी परमिशन से बनाएंगे। और जो गवर्नर जनरल कहेगा वही लॉ बनाएंगे। तो इसी को गवर्नर जनरल का वीटो भी कहा गया था। ठीक है। और क्या होता है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाता है बंगाल के लिए। और मेन चीज़ क्या होता है इस रेगुलेटिव 1853 में, क्या होता है कि जो ICS इंडियन सिविल सर्विस मैंने आपको बताया था, जो कि इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1793 के चार्टर एक्ट से। लेकिन 1853 में क्या होता है, ICS इंडियन सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन शुरू की जाती है। तो 1853 से लेके 1922 तक जो ये रिटन एग्जामिनेशन होते हैं ना, ये इंडिया में कंडक्ट नहीं होते, ये लंदन में होते हैं। ठीक है, 1853 से 1922 तक जो एग्ज़ाम होंगे ये लंदन में कंडक्ट होंगे। और इस वक्त जो आपके इंडिया के क्या थे, गवर्नर जनरल थे, वो थे आपके लॉर्ड झरोची। तो 1822 के बाद 1922 के बाद 1923 से जो ICS की एग्ज़ाम हुई, ये इंडिया में कंडक्ट होना शुरू हुए। और इस वक्त जो गवर्नर जनरल और वाइसरॉय थे, वो थे आपके लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, 1923 से शुरू होती है ICS एग्ज़ाम इंडिया में। इससे पहले लंदन में होती है 1853 से लेके 1922 तक। और ताकि जो और इस चार्टर एक्ट के तहत एक चीज़ और होती है, जो कोर्ट ऑफ मेंबर्स होते हैं ना, डायरेक्टर्स, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताया था, 24 कोर्ट ऑफ मेंबर थे, जो कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए बनाए गए थे। और इसमें से 6 लोगों को हटा दिया जाता है, और टोटल ये 18 लोग होते हैं। तो 18 लोगों का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ मेंबर 18 लोग के रह गया था। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में इतना ही था। इसके बाद क्या होता है, 1857 का रिवोल्ट होता है। तो यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये ख़त्म हो जाती है। अब जो कंट्रोल था डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश की जो महारानी थी, इसके हाथ में आ जाता है। तो यही तक था कंपनी रूल। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो 1857 का रिवोल्ट है, ये मेन टॉपिक हिस्ट्री का है, तो हम पॉलिटी में नहीं पढ़ेंगे इसको। बाद में जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उस वक्त हम पढ़ेंगे 1857 का रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि कहते हैं 1857 के बाद जो इंडियन काउंसिल एक्ट आए, आखिर उनमें ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जिस वजह से हम एक कहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट तक पहुँचे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए गाइस, जय हिंद।